नमस्ते फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिंदगी कितनी लंबी है, वो मैटर नहीं करता है। आपकी लाइफ के नंबर ऑफ साल, कितने सारे साल आप जिए, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन आपने कितनी कंट्रीब्यूशन की है, कितने सारे लाइफ को आपने टच किया है, कितने सारे लोगों को आपने हेल्प की है, जिसकी वजह से आप आपको लोग सालों तक जानते हैं। अगर ऐसा काम किया तो आपकी लाइफ सफल है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यही चीज आपने अगर देखा होगा, ये तो वेल नोन पर्सनालिटी है ही इंडिया के। उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी है। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर में भी, यूरोप में, यूएस में, पूरे वर्ल्ड में ये जाने जाते हैं। और लोग उनको बहुत ही सराहते भी हैं, उनकी ज्ञान की वजह से और उनके बात करने के कैपेसिटी की वजह से। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 को, 1863 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया में हुआ। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। नरेंद्र दत्ता। और बचपन में वो बहुत ही प्लेफुल, एग्रेसिव, एंजॉय करने वाले चाइल्ड हुआ करते थे। उनके पिताजी का जो काम था, वो हाई कोर्ट में था। और अच्छा खासा उनका फैमिली चल रहा था। उनके दादाजी भी संस्कृत स्कॉलर और पर्शियन के स्कॉलर थे, लैंग्वेज के। लेकिन वो 25 साल के बाद में, उनके 25 साल के बाद में, वो उन्होंने संन्याश्रम में जाना प्रेफर प्रेफरेबल समझा। उनकी माताजी हाउसवाइफ थी, लेकिन स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से थी। पिताजी का थोड़ा सा ओपन, या तो फिर थोड़ा फ्रीडम वाला नेचर था। और माताजी थोड़ी स्पिरिचुअल काइंड की थी। तो ये दोनों के मिक्सचर, या उनके इम्पैक्ट की वजह से नरेंद्र अ, दत्ता, जिनको हम लोग अभी स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारा असर भी आ गया। उनकी सोच, उनकी पर्सनैलिटी उसके हिसाब से बन गई। बचपन से वो बहुत ही किताब पढ़ने वाले, इन डेप्थ, और बहुत सारी किताबें पढ़ने वाले बच्चे थे। उनका सब्जेक्ट एकदम अलग, डिफरेंट था। फिलोसफी को पढ़ना, हिस्ट्री को सब पढ़ना, रिलीजन को पढ़ना, आर्ट को पढ़ना, लिटरेचर को पढ़ना, सोशल साइंस को पढ़ना, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वो पढ़ते थे। और यही उनकी स्पेशलिटी भी थी। उन्होंने 1884 में अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट करवा दी। फिलोसॉफी सब्जेक्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट भी थे। 1881 से वो अपने मित्र के साथ में यूथ के सिगरेट या तो फिर जो बुरी आदतें थी, उनको छुटवाने के लिए वो सपोर्ट करते थे। लेकिन घर के माहौल कुछ अलग होने के कारण वो हमेशा सोचते रहते थे कि इतना अच्छा, कुछ लोगों का अच्छा चलता है, कुछ लोगों का नहीं चलता है। तो अब सच्ची में भगवान है क्या लाइफ में? अगर है तो उन्हें वो देखना था। वो बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी उनके पास। तो उनकी मुलाकात उनके जो गुरु है, वो गुरु से हो गई। और वो गुरु, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस जी था, 1881 में उन्होंने कहा कि मैंने भगवान को देखा है और मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे सिखाई। तो इनिशियल फेस में तो स्वामी विवेकानंद जी उनसे जुड़ नहीं पाए, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, बहुत सारे अलग अलग जो उन्होंने सिखाया स्वामी विवेकानंद जी को, उससे उनका लगाव उनसे जुड़ गए। और फिर वो उनके एकदम खास स्टूडेंट भी, डिसेबल भी बन गए। अभी स्वामी विवेकानंद जी पढ़ ही रहे थे तो 1884 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। एक अच्छी खासी इनकम रखने वाला इंसान
अचानक से बैंक भी हो गया और पूरी फैमिली का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया और बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे। तो उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा फोकस स्पिरिचुअल लर्निंग में बिताया। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में वो जाते थे, मठ में, और फिर वहाँ पे स्टडी करते थे स्पिरिचुअल चीज का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1885 में स्वामी जी के लाइफ में वापस एक बार टर्न आ गया, क्योंकि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को थ्रोट का कैंसर हो गया था। फिर ऐसे ही उनकी सेवा करने के बाद में 1886 को उनका देहांत भी हो गया। अभी इस दौरान सब लोगों ने मिलके, सब डिसाइपल में मिलके, जो रामकृष्ण परमहंस जी के जो थे शिष्य, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी इनका जो मठ है स्वामी जी का, ये रामकृष्ण परमहंस जी का, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ही चलाएंगे। उनका उनके लीडरशिप के अंदर हम लोग सब काम करेंगे। तो 23 साल की उम्र में ही उन्होंने रामकृष्ण मठ की जो काम था वो अपने हाथ में ले लिया। उनका मेन काम ही था कि स्पिरिचुअलिटी, यानी अपने जो अ, वेदास है या स्पिरिचुअल लाइफ है उसको सिर्फ प्रमोट करना, उनको सिखाना, यही उनका काम था। तो ये करते करते पहले तो जब ये रामकृष्ण परमहंस जी थे तो बहुत सारा लोग डोनेशन भी देते थे, तो उनका सपोर्ट मिलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चले जाने के बाद में डोनेशन भी रुक गए, तो मठ को चलाना बहुत चैलेंजिंग हो गया। फिर इसके बाद में बहुत सारे शिष्य जी वो चले गए। फिर स्वामी विवेकानंद जी और कुछ लोग रह गए थे, तो उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करने का प्लान कर लिया 1888 से 1893 तक। तो 5 साल वो भारत में घूमते रहे, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसी होती है, लोगों की सोशल लाइफ कैसी है, उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, कितने सारे लोग पैसे के वजह से जूझ रहे, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने सीख भी ली। और वही दरम्यान 1892 में वो कन्याकुमारी में भी थे दिसंबर में। वहां पे उन्होंने 3 दिन तक मेडिटेशन किया था, डीप मेडिटेशन। सक्सेस पाने के लिए नहीं, उन्हें अपने लाइफ में जो पर्पस है उसमें क्लैरिटी लाने के लिए। तभी उन्होंने फोकस कर दिया कि भारत के युवाओं के लिए वो काम करेंगे। तो ये गहरी मेडिटेशन की वजह से वो कर लिया। फिर 1893 में उन्हें यूएस जाने का मौका मिला, जो एक रिलीजियस एक्टिविटी थी वहाँ पे, जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग इकट्ठा हुए थे और वो अपने धर्म के बारे में बताने वाले थे। 11 सितंबर 1893। तो ये टाइम पे पहले तो उन्हें अलाउ नहीं किया था, उनको कोई इनविटेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करके वहाँ पे अलाउ करवा के लिया था। तो फिर वो शिकागो में जब भी चले गए थे, तब जब भी उन्हें बोलने का मौका मिला, तब पहले सरस्वती को, जो इंडियन गॉडेस है अपनी, जो लर्निंग की देवता, उन उनके फोटो को नमस्कार करके, बो डाउन करके, फिर उन्होंने अपना स्पीच चालू किया। और पहला ही उनका सेंटेंस था, मेरे अमेरिका के भाई और बहनों। ये सेंटेंस होने के बाद में तकरीबन 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन उनका, प्लस सब लोगों ने खड़े रह के उनको तालियां बजाई। 7,000 का क्राउड था उस जगह पे, और सब लोग बेहद खुश हो गए थे। फिर स्वामी जी ने अपने बेहद खूबिया स्किल्स है, जो उनकी बोलने की जो शक्ति थी, वो स्किल थी, कम्युनिकेशन स्किल थी, उसके जरिए उन्होंने उस वेदांत का या हिंदू धर्म का जो भी ज्ञान था इतने खूबी से दिया कि सब लोग उनके ऊपर खुश हो गए, सब लोग उनके तरफ अट्रैक्ट भी हो गए। न्यूयॉर्क टाइम या बहुत सारे यूएस के जो पेपर्स है, उन्होंने ऐसा भी लिखा कि ऐसा इंटेलिजेंट आदमी हम लोग ने देखा भी नहीं, इतना अच्छी बात करने वाला और गहरे ज्ञान रखने वाला इंसान। तो फिर उन्हें बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बुलाया भी गया, और फिर यूनिवर्सिटी में 2 साल तक यूएस में वो घूमते रहे। बहुत जगह जगह पे उन्होंने ऐसा ज्ञान शेयर कर दिया। फिर 1895 में वो यूरोप की टूर में निकल गए, 1895-96 के दरमियान। तो 1895 में उन्हें एक लेडी
जो आयरिश लेडी थी, वो उनसे उनसे जुड़ गई। उनका इनिशियल तो नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ टबेल, लेकिन उनको उन्होंने फिर सिस्टर निवेदिता करके बुलाना चालू किया, उनका नाम दे दिया, यानी डेडिकेशन टू गॉड, ये उसका मीनिंग है सिस्टर निवेदिता का। फिर 1896 में उन्होंने राज योगा करके किताब लिखी, जो पतंजलि के योग सूत्रा के ऊपर डिपेंड थी। उनको सिखाने का जो तरीका था, ईस्टर्न की फिलॉसफी लेके, ईस्टर्न का योग लेके, उन्होंने वेस्टर्न लोगों को एकदम आसान तरीके से सिखा दिया, और सब लोग वो योगा से बेहद खुश भी थे। और वो किताब भी बहुत फेमस हो गई, राज योगा। बाद में, कुछ साल के बाद में, एक साल के बाद में, 1897 में वो इंडिया वापस आ गए। तो 1897 से 1899 तक वो इंडिया में ही थे। फिर वही दरमियान उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो सोशल सर्विस में काम करता था, एजुकेशन के फील्ड में लोगों को कंट्रीब्यूट करना, यानी वो कर्म सिद्धांत, कर्म योगा के ऊपर काम करते थे, जहाँ पे लोगों को हेल्प कैसे मिले, इसके ऊपर ही वो उनका फोकस था। तो रामकृष्ण मठ था, वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम करता था, और रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था, वो सोशल वेलफेयर में काम करता था। लेकिन ये दोनों का मिशन एक जॉइंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने वापस 1899 में सेकंड टाइम यूरोप में जाने के लिए प्लान कर लिया, क्योंकि सेकंड टाइम जो, जब भी वेस्ट लाइन में वो जाने, वेस्टर्न कंट्रीज में जाने का उनका जो प्लान था, वो टाइम पे उनकी सेहत बेहद ही खराब थी। उनको डायबिटीज था, उनको अस्थमा हो गई थी, इनको इंसोमिनिया था, बहुत सारे विकार हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने वो अटेंड कर लिया, और कंटिन्यूस काम करने के कारण उनके हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा असर हो गया, और फिर वो रिटर्न आ गए। 1901 1902 में जब वो रिटर्न आ गए, तो कुछ महीने तो उन्होंने काम कर दिया। अपने जो डिसाइपल थे, उनको उन्होंने बहुत सारा चीज़ सिखाया भी यही टाइम पे, कि ट्रेन भी किया, कि सेवरल मंथ तक। और फिर यही टाइम पे, जब वो उनका टाइम आ गया था, जैसे 4 जुलाई 1902, उस दिन भी मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद उन्होंने मेडिटेशन किया था बेलूर मठ में, जो रामकृष्ण मठ का लोकेशन है, वेस्ट बंगाल में ही, हावड़ा के लोकेशन में। तो वहां पे उन्होंने 3 घंटे तक वो मेडिटेशन किया। फिर बाद में वो, उन्होंने अपने शिष्यों को संस्कृत का ग्रामर पढ़ाया, फिलोसफी पढ़ाई, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन के बाद में 7 बजे उन्होंने अपने शिष्यों को, मैं अपने रूम में चला जाता, 7 PM इवनिंग। और फिर 9:20 PM को पता चला कि स्वामी जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनके ब्लड वेसल को, जो ब्रेन के ब्लड वेसल थे, उनको चैलेंजेस आ गए, और उसमें उनका देहांत हो गया। और उनका लास्ट रिचुअल भी था, वो सब कुछ उनका लास्ट रिचुअल गंगा में, वेलियर मठ के लोकेशन पे ही हुआ। और वहीं पे उन्हें लास्ट फाइनली लास्ट रेस्ट ली, जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, उनके जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस जी को, जहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने रेस्ट ली थी, उनके अपोजिट डायरेक्शन में ही उनको 16 साल के बाद में रेस्ट लेना पड़ा। तो लाइफ में उनसे हम बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, और उन्होंने हमें बहुत सारा चीज सिखाया भी है। तो एक चीज, सबसे पहली चीज तो, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो। उन्होंने ये कहा कि अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो भगवान भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। भगवान भी उनके ऊपर ही विश्वास करता है जो खुद के ऊपर विश्वास करते हैं। दूसरा, स्ट्रेंथ यानी लाइफ है, डरना ये लाइफ की वीकनेस है। तो ये, उससे उन्होंने यही सिखाया कि आपने लाइफ में और फिर उन्होंने ये भी सिखाया कि आपका डेस्टिनी आपके हाथ में है, आपका माइंड अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बड़ा सोचो और फिर एक्ट करो, एक ही आइडिया ले लो और जीवन मोटो उसके ऊपर ही काम करो, ऐसा भी उन्होंने कहा। यूथ को उन्होंने यही कहा कि आप कंटिन्यूसली काम करो, लोगों को सेल्फलेसली हेल्प करो, ताकि आप अपनी कंट्री को आगे लेके जा सके। ऐसे बहुत सारी चीजें हम उनसे सीख सकते हैं। होपफुली अब तक जो अपने, उनके लाइफ से जो सीखा है,
डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस जुड़ेंगे, नई कहानी, नई स्टोरी, नई लर्निंग। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।